जेई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. ठीक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है। मैंने यूपी PCS 2020 एग्जामिनेशन में 7th रैंक सिक्योर करी है और आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी। इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स पे फोकस करूँगी क्योंकि 2021 का प्रीलिम्स आने वाला है जिसमें अभी 2 महीने भी नहीं बाकी हैं। इस पूरी वीडियो में मैं प्रीलिम्स फोकस्ड डिस्कशन करूँगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मेंस, जिसमें एसए, हिंदी, जीएस पेपर और ऑप्शनल जो कि मेरा ज्योग्राफी है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। और ये वीडियो शुरू होने से पहले, डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैं अभी एक एस्पिरेंट ही हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई एक्सपर्ट मत समझिएगा। तो जो भी मैं स्ट्रेटजी आपको आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो एक मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है। इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपनी स्ट्रेटजी पे पूरा विश्वास रखें और थोड़ा सा जो मेरे स्ट्रेटजी में आपको अच्छा लगे उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरे परिवार में मेरी मम्मी है जो कि एक हाउसवाइफ है और मेरे पापा पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में और मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हैदराबाद में। मेरी पूरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है और मेजर पार्ट केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन हिंडन से हुई है और 11th-12th में मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था यूपी PCS में। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा 2018 में था जिसमें मुझे डिप्टी सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है और सेकंड अटैम्प्ट 2019 में था जिसमें मुझे BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला और ये 3rd अटैम्प्ट है जिसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपना मेरा जो प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी था और इन तीनों एग्ज़ामिनेशन में मैंने क्या क्या गलती करी और फिर उससे क्या सीखा जिससे मुझे 3rd अटैम्प्ट में मुझे ये रैंक मिली। सोर्स बताना चाहूँगी क्या क्या मेरे सोर्सेस थे प्रीलिम्स में। फर्स्ट जो स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सेकेंड हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में जैसे एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए जो तमिलनाडु की एक बुक आती है, पब्लिकेशन की एक बुक आती है, एक वो मैंने पढ़ी थी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है मैंने वो पढ़ी थी और इसके मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं मैं ये सेकंड पार्ट में अभी बताऊंगी। और हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट और जो हमारा इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जो है उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में जो भी मैगजीन में फॉलो करती थी या वेबसाइट फॉलो करती थी उसी से मैं नोट्स बनाती थी। इनके लिए मैंने कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी है। और ज्योग्राफी के लिए जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी ही है लेकिन मैंने इसके लिए भी बुक्स पढ़ी थी। जैसे आपको पता होगा NCERT की 11th और 12th की जो बुक्स आती हैं वो इसके लिए काफ़ी अच्छी हैं और एक GC लियोंग है वो भी सिमिलर ही है। तो अगर आपको NCERT पढ़नी है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं या फिर GC लियोंग पढ़ सकते हैं। और ये मेरे मेजर सोर्सेस थे। और दूसरा अब मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने इनके नोट्स बनाए इन बुक्स के। पहला ये जो मेजर बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया और ये जो NCERT की बुक्स हैं ज्योग्राफी की, उसका मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाया था, बस उसी बुक में अंडरलाइन किया था या हाईलाइट किया था और उन्हीं को उसी बुक से रिवाइज़ किया था। और जैसे कि लेकिन हम जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है जैसे हम पॉलिटी में देख सकते हैं लक्ष्मीकांत में जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होते हैं तो बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरा एक सजेशन ये होगा कि आप उसका एक चार्ट बना लें। जैसे मैंने 2-3 A4 शीट जोड़ के चार्ट बनाया था। एक तरफ मैंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नेम, फिर दूसरे कॉलम में उसे अपॉइंट कौन करता है, उसका टेन्योर क्या होता है, रिमूव कैसे होता है, रीअपॉइंट होता है या नहीं होता है। तो आप इन सारी हेडिंग्स के अंदर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम चार्ट बना लेंगे तो बहुत ईजी होगा याद करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो मेरा एक सजेशन होगा कि हम जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उनका चार्ट बना लें।
और यही सजेशन होगा, जैसे स्कीम्स होती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की, उनका भी आप चार्ट बना सकते हैं। जैसे A4 शीट में आप एक हेडिंग डाल सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी हो सकता है वो कोई ऐप लॉन्च कर रहा है या फिर कोई भी इनिशिएटिव है उसका, उस मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी हैं एक ही पेज में आप छोटा छोटा लिख लें, ताकि जब भी आपको रिवाइज़ करना हो वो बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे नीति आयोग है, उसके भी कुछ इनिशिएटिव्स आते रहते हैं, तो उनको भी एक पेजेस में लिख सकते हैं। तो फिर इससे ये होगा कि हम रिवाइज़ काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, जो मेजर बुक हैं उनका अगर आप नोट्स ना बनाना चाहें तो ना बनाएं, उनको उन्हीं से रिवाइज़ कर लें, अंडरलाइन अच्छे से करें, और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स के आप चार्ट बना लें। मैं आपको करंट अफेयर्स का अपना सोर्स बताना चाहूँगी। मेरा मेजर सोर्स था जो दृष्टि का डेली आता है, उसके वेबसाइट पे कुछ न्यूज़ आती हैं, तो मैं उसका नोट्स बनाती थी, और अपना हैंड रिटन नोट्स होता था वो। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे याद करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि जब मैं उसको लिख लेती थी तो उसको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होती थी। तो ये आपका चॉइस है कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाओ या ऑफ़लाइन। अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो मैं ऑफ़लाइन का करूँगी। अगर आप हाथ से बनाते हैं तो वो बहुत ईज़िली याद हो जाता है। एक तो मेरा ये करंट अफेयर्स का सोर्स एक दृष्टि था। दूसरा मेरा ये सजेशन होगा कि अगर हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होगा। तो एक इनसाइट वेबसाइट है जिसमें वो डेली 5 क्वेश्चंस देते हैं, तो आप उसे डेली कर सकते हैं। फिर उनका मंथली कंपाइलेशन भी आता है, तो जो भी आप डेली करते हैं उनको रिवाइज़ करने के लिए आप उनका मंथली कंपाइलेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो याद करना, फिर से हमें रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप उस PDF में हाईलाइट कर सकते हैं। उनका प्रिंट आउट भी आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे वो काफ़ी ईजिली याद हो जाएगा। तो ये 2 मेजर सोर्सेस थे मेरे करंट अफेयर्स के लिए। और मंथली मैगज़ीन में मैं विज़न का लेती थी, जो कि मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें जो बॉक्स आते हैं जिसमें वो थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे ये 3 मेजर सोर्सेस थे करंट अफेयर्स के लिए। और मेरे न्यूज़पेपर, मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। एक तो द हिंदू हमेशा पढ़ती थी डेली, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस है उसे पूरा नहीं पढ़ती थी। उसका जो एक्सप्लेन्ड पोर्शन आता है उसको पढ़ती थी। अगर एक्सप्लेन्ड आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दृष्टि का जो डेली आता है उसके वेबसाइट पे न्यूज़, उसमें भी वो लोग कवर कर लेते हैं जो एक्सप्लेन्ड में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप 2 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप 1 न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद वेबसाइट के थ्रू आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। और एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक ये सजेशन होगा कि आप भी कोई एक वेबसाइट ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उसमें वो हर डिफरेंट सोर्सेज से, इंग्लिश, हिंदी, जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी वेबसाइट है मिनिस्ट्रीज़ की, वहाँ से वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ही जगह ले आते हैं। तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कोई भी एक वेबसाइट फॉलो करें, जिससे आपको पूरा जितने भी सोर्सेज हैं डिफरेंट, वो आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सोर्सेज के न्यूज़। और दूसरा मेरा सजेशन ये भी होगा कि आप एटलस ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसे ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिए या नॉर्थ टू साउथ करिए। तो कुछ भी है तो उसके लिए आप इंडिया का एटलस काफ़ी अच्छे से पढ़ें, और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का एटलस भी काफ़ी अच्छे से पढ़ें, ताकि हमें ये याद हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और अगर हम मैप्स के थ्रू पढ़ते हैं तो वो विजुअलाइज हम अच्छे से कर पाते हैं, और हमारा जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें आंसर करने में आसानी होती है। और मैंने एक ये क्वेश्चन होगा कि इंडिया ईयर बुक पढ़ी थी या नहीं, तो मैंने नहीं पढ़ी है इंडिया ईयर बुक। मैं हमेशा जो विज़न का हर ईयर एक वो लोग टेस्ट सीरीज़ में एक क्वेश्चन पेपर पूरा इंडिया ईयर बुक पे ही फोकस रखते हैं, तो मैं उसी को सॉल्व करती हूँ। तो उसमें से मुझे जो भी नॉलेज मिलती है मैं बस उसी के नॉलेज के हिसाब से इंडिया ईयर बुक के क्वेश्चन को टैकल करती हूँ। मैंने वो बुक पूरी नहीं पढ़ी है। यूपी PCS में हमें थोड़ा यूपी स्पेसिफिक भी पढ़ना होता है, तो हम ये डेटा ले सकते हैं। जैसे घटना चक्र की एक कंपाइलेशन आती है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, तो उसमें पूरे ईयर का कंपाइलेशन होता है। आप उस पे अपना मतलब पूरा प्रिपरेशन बेस कर सकते हैं। मैंने घटना चक्र या फिर आप दृष्टि भी पढ़ सकते हैं, एक दृष्टि की भी कंपाइलेशन आती है। तो 2 में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा ईयर जो भी यूपी का स्पेसिफिक न्यूज़ है उसको वो कवर करते हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा आप मंथ वाइज यूपी का पढ़ें, तो आप एक कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हैं पूरा ईयर का। और दूसरा CSAT के लिए ये मेरा होगा सजेशन कि प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, वो भी इम्पॉर्टेंट है।
और यूपी के सी सेट में, यूपी पीसीएस के सी सेट में हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और थोड़ा कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैंने इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, तो आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी क्वेश्चन पेपर या मॉक्स जो आते हैं, टेस्ट सीरीज़ आते हैं, उनको आप रेगुलर सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर कितना कौन सा एरिया हमारा स्ट्रांग है, तो उसको हम इसमें पहचान सकते हैं और उसके हिसाब से सी सैट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरा अब फोकस होगा कि जो 2 महीने जो अब बाकी हैं उसमें क्या करें। तो पहला सजेशन ये होगा, प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी कम्प्लीटली चेंज ना करें। जितना भी आप अब तक आपका स्ट्रेटजी रहा है, जो भी रहा है, उस पर आप ध्यान रखें और रिविज़न पे सबसे ज़्यादा फोकस करें कि जो भी अब तक आपने सोर्सेज फॉलो किए हैं उनको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि रिविज़न इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरा मेरा सजेशन होगा कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करें। किसी एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने विजन का किया था, उसका आप वैसे वो 35 पूरे देते हैं कंपाइलेशन, 35 क्वेश्चन पेपर्स का, तो आपकी इच्छा है कि आप पूरे करें या फिर जो फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको कर सकते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करें और टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने के बाद ये ज़रूर एनालाइज करें कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, हमें और कितने करने चाहिए थे, और अगर जो गलत हुए हैं उनका क्या रीज़न है, तो ताकि हम नेक्स्ट जब दूसरा टेस्ट दें बैठने के लिए तो उसमें हम वो सारी गलतियाँ ना दोहराएं। तो आप कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपना प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर लें, ताकि जब आप एक्चुअल बैठेंगे एग्ज़ामिनेशन में तो आपको आसानी होगी। और इसी टेस्ट सीरीज़ में मेरा तीसरा ये सजेशन होगा कि मैं जब बैठती थी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने, तो पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड में मैं सॉल्व करती थी। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन को मार्क करती थी जो मुझे लगता है कि मुझे कम्प्लीटली अच्छे तरीके से आता है, और उसको मैं पहले राउंड में टिक कर लेती थी। सेकेंड राउंड में उनको मैं टिक करती थी जिसमें मुझे कन्फ्यूजन है कि अच्छा इसमें 2 ऑप्शंस मुझे सही लग रहे हैं, तो मुझे एक एलिमिनेट करना होता था, तो वो सेकेंड राउंड में मैं सॉल्व करती थी। और थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस जिसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अब तक मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो सकता है कि कुछ ऐसा स्ट्राइक हो जाए कि जो हमें जिसका बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको भी सॉल्व कर पाएँ। तो इन 3 राउंड में अगर हम सॉल्व करेंगे तो पेपर जल्दी भी होगा और पूरा क्लासिफाई करके हम करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना स्मार्ट गेस करना है या फिर कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो ये मेरा सजेशन होगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी 2 महीने में अपना प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से चेंज ना करें, अपने सोर्सेज को फॉलो करें और रिविज़न पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये मेरी प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी और मैं ये आशा करती हूँ कि ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा। और मैं डीकेटी के माध्यम से मैंने काफ़ी टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं और आप उनके भी वीडियोस देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और डीकेटी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं आप तक पहुँच पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।